हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की सीरीज। हिंदी का कंप्लीट नाम है हिंदी काव्य। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? भरमर गीत सूरसागर के किस स्कंद से संबंधित है? आपको बता दूं, सूरसागर में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? सूरसागर में 12 स्कंद है और भरमर गीत सूरसागर के 10वें स्कंद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सूरसागर में 12 स्कंद है, भरमर गीत सूरसागर के 10वें स्कंद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर की रचनाओं के नाम बताइए। सूर की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारवली। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर की अपनी किस रचना के कारण प्रसिद्धि मिली? सूरसागर के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलसीदास की कौन सी रचना विश्व विख्यात है? वो है रामचरितमानस। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार संवत 1631। फिर से बात देखेंगे, सूरसागर में कितने स्कंद है? भरमर गीत सूरसागर के किस स्कंद से संबंधित है? सूरसागर में 12 स्कंद है, भरमर गीत सूरसागर के 10वें स्कंद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर की रचनाओं के नाम बताइए। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारवली। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर की अपनी किस रचना के कारण प्रसिद्धि मिली? सूरसागर के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलसीदास की कौन सी रचना विश्व विख्यात है? वो है रामचरितमानस। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार संवत 1631 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? दोहा चौपाई शैली में। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के। क्वेश्चन नंबर 36 है, कबीर की प्रमुख रचनाओं के नाम? साखी, सबद, रमैनी। कबीर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? साखी, सबद और रमैनी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कबीर की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? बीजक। कबीर की रचनाओं के संग्रह का नाम बीजक है। फिर से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? दोहा चौपाई शैली में। 34 है, रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के। क्वेश्चन नंबर 36 है, कबीर की प्रमुख रचनाओं के नाम? साखी, सबद, रमैनी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कबीर की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? बीजक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। केशव किस प्रकार के कवि हैं? केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे। केशव कैसे कवि थे? अलंकारवादी कवि थे, अर्थात ये अलंकारों का ज्यादा प्रयोग करते थे, रसवादी नहीं। केशव अलंकारवादी कवि थे, रसवादी नहीं। उनकी कविता का सिद्धांत ही अलंकार बहुलता था, अर्थात अलंकार की ज्यादा प्रयोग करते थे अपनी कविताओं को लिखने में। बिना अलंकारों के वे कविता को कविता ही नहीं मानते थे। अलंकारवादी होने के साथ साथ वे चमत्कारवादी एवं पांडित्य प्रदर्शन के पक्षपाती थे। उनकी पुष्टि में सरलता एवं स्वाभाविकता के से पूर्ण कविता निम्न कोटि की थी। वे क्लिष्टता, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार प्रदर्शन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके काव्य की सहृदयता और सरलता विलुप्त हो जाती है। इसी प्रवृत्ति के कारण विद्वानों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह डाला, क्योंकि कोई केशव जी जो है अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग करते थे और इन्हीं अलंकारों के प्रयोग करते करते उनके काव्य की सहृदयता एवं सरलता विलुप्त हो गई। इसी प्रवृत्ति के कारण विद्वानों ने क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है केशव जी को इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, विद्वानों ने इन्हें क्या क्या कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, केशव की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट है। केशव की निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, रतन भावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका और छंदमाला आदि। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहारी की बहुज्ञता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। बिहारी की बहुज्ञता पर संक्षिप्त प्रकाश, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। भक्तिकालीन कविता का मूल्य रीत काल में पहुँचते पहुँचते बदल गया। जो भक्तिकालीन कविताएं थी रीत काल में पहुँचते पहुँचते उनका मूल्य
बदल गया। रीतकालीन काव्य आश्रयदाताओं के समक्ष संरक्षण हेतु उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में बिहारी ने काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए लोक ज्ञान, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, भूगोल, गणित, आयुर्वेद का परिचय दिया। बिहारी ने अपने दोहों को मुक्त करने के साथ साथ काव्य ज्ञान, लोक ज्ञान, इतिहास के एवं शास्त्रादि के ज्ञान को अपने काव्य में समायोजित किया। इनको हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। जैसे इन्होंने गणित ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने काव्य को लिखा है कुछ इस तरह से, कहा समय बेंदी दिए अंक 10 गुना होत, अर्थात बिंदी रख देने से अंकों का मान 10 गुना हो जाता है। और ज्योतिष गान में कुछ इस तरह से लिखते थे, पत्रा ही तितपाल ये वा घर के चौपास, नित प्रतिपूर्णो ही रहे आनंद और उजास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिहारी ने कागज में सागर भर दिया था, किसकी उक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 42 है, घनानंद का संबंध रीतकाल की किस काव्य धारा से है? रीति स्वच्छंद काव्य धारा से। क्वेश्चन नंबर 43 है, घनानंद किस सम्राट के दरबार के मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले के। क्वेश्चन नंबर 44 है, घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? निम्बार्क संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 45 है, घनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया? अत्यंत सीधा बताया। क्वेश्चन नंबर 46 है, घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुजान हित। फिर से एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, बिहारी ने कागज में सागर भर दिया, किसकी उक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। 42 है, घनानंद का संबंध रीतकाल की किस काव्य धारा से है? रीत स्वच्छंद काव्य धारा से। क्वेश्चन नंबर 43 है, घनानंद किस सम्राट के दरबार के मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले के। क्वेश्चन नंबर 44 है, घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? निम्बार्क संप्रदाय में। 45 नंबर है, घनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया? अत्यंत सीधा बताया। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान हित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, घनानंद की कविता का वर्ण विषय? प्रेम की पीर। क्वेश्चन नंबर 48 है, घनानंद की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। घनानंद की रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लौकिक एवं भक्तिपरक रचनाएं। घनानंद की रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लौकिक एवं भक्तिपरक रचनाएं। लौकिक रचना में कवित्व, सवैया तथा भक्तिपरक रचना में पद एवं चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में ऋचु वक्र शैली और लाक्षणिक भाषा के द्वारा काव्य में जीवंतता लाई गई है। ये श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के मार्मिक व्याख्याता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतेंदु को नव युग का गुरुदूत क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतेंदु जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय देश मध्यकालीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नव युग की अवतारणा हुई और लेखकों के विचार स्वातंत्र का जन्म हुआ। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। भारतेंदु जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त था तथा पतित था। नई ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नव युग की अवतारणा हुई। अर्थात नवीन ऐतिहासिक कारणों से हमारे जो हिंदी है उसमें नई शिक्षा और नए नए आविष्कार होने के कारण हिंदी प्रदेश में नव युग की अवतारणा हुई और लेखकों में विचार स्वातंत्र का जन्म हुआ। ये नव युग के गुरुदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत है। भारतवासियों की परस्पर फूट, वैमनस्य और अभारतीयता इन्हें बहुत खटकती थी। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वानुकूल बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी को समृद्ध बनाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रसाद को किस काव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? आपको बता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसाद को कामायनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रसाद की रचना कामायनी में कितने सर्ग हैं? आपको बता दूं 15 सर्ग हैं। प्रसाद की जो रचना है कामायनी उसमें 15
सर्ग हैं। इसके प्रथम एवं अंतिम सर्ग का नाम बताइए। प्रथम सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। प्रसादकृत कामायनी में 15 सर्ग हैं। इनके प्रथम सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है? वो है श्रद्धा सर्ग। हमारे पाठ्यक्रम में कामायनी का श्रद्धा सर्ग संकलित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस आलोचक ने पंत को सुंदर का कवि माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने पंत जी पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिवम एवं सत्यम से दूर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पंत जी को किस कृति पर तथा कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंत जी को कल और बूढ़ा चांद नामक कृति पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत जी की कौन कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? पंत जी की 3 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जो अग्रलिखित है। मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि और तीसरा ये धरती कितना देती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है? पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। ये महाकाव्य सन 1964 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा करुणा एवं वेदना कवयित्री हैं। उनके लिए दुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनका काव्य प्रेम विरह की सूक्ष्म एवं मानविक अनुभूतियों का काव्य कहा जा सकता है, इसलिए लोग उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता में महादेवी वर्मा ने अद्वैत भावना का प्रस्फुटन कर अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध स्थापित किया। कवित्री कहती है, मैं तुम्हारी बीन भी हूँ और उनमें से निकलने वाली रागनी भी मैं ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 59, अज्ञे को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार कृति पर 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1978 ईस्वी में। अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में आंगन के पार द्वार पर मिला था। और 60 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में मिला था? क्वेश्चन नंबर 61 है, अज्ञे की 5 प्रयोगवादी रचनाओं के नाम। पहला है इत्तिलम सन 1946, दूसरा है हरी घास पर क्षणभर 1949, तीसरा है बावरा अहेरी सन 1954, चौथा है आंगन के पार द्वार 1961, पांचवा है कितनी नाव में कितनी बार 1967। क्वेश्चन नंबर 62 है, अज्ञे जी की उन रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य उपन्यास दोनों लिखा है। वो है नदी के द्वीप। क्वेश्चन नंबर 63 है, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? नदी के द्वीप कविता में नदी को समाज एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अज्ञे जी द्वारा फसल निधि की स्थापना कैसे की गई? अज्ञे जी ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिली धनराशि का उपयोग वत्सल निधि की स्थापना हेतु किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 में ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुक्तिबोध की काव्य की 2 विशेषताएं। पहला है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित, दूसरा है आत्मसंघर्ष की भावना का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 68 है, मुक्तिबोध की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? वो है विचार आते हैं भूल गलती। क्वेश्चन नंबर 69 है, नागार्जुन का पूरा नाम। नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 70, नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? वो है अकाल और उसके बाद बादल को घेरते देखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, नागार्जुन के कविता संग्रह के नाम बताइए। इनकी जो कविता संग्रह इस प्रकार से युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तीसरा है प्यासी पथराई आंखें, चौथा है तालाब की मछलियाँ, पांचवा है चंदना, 6 नंबर है खिचड़ी विप्लव हमने, और 7वां है तुमने कहा था, 8वां पुरानी जूतियों का कोरस, 9वां है हजार बाहु वाली, 10वां है पका है ये कटहल, 11 है अपने खेत में, और 12 नंबर है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, नागार्जुन प्रगतिशील कवि है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन के काव्य में जहाँ एक और प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर
प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना या रुझान। नागार्जुन के काव्य में जहाँ एक और प्रगतवादी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना या रुझान। उनकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील या प्रगतिकामी है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुट होने के कारण विकास क्रम विस्तृत है। जनवादी या साम्यवादी विचारधारा को आदर देने के कारण नागार्जुन के काव्य में हमें उनकी निश्चित एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में जीवन के जीवंत रूप या सशक्त जीवन मूल्यों का समावेश हुआ है। जन कल्याण की भावना में उसमें व्यथा, विरोध तथा आक्रोश को लगातार पल्लवित करने का प्रण ठान लिया, तभी एक सात्विक क्रांति स्वर उनके काव्य में उमड़ पड़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बादल को घिरते देखा है कविता का भावार्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युगधारा से संकलित है। बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युगधारा से संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। इस कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। ये बादल कालिदास के मेघदूत हैं, जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। उन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी बर्फीली घाटियों में करंदर करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध कर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता कल्पना की दृष्टि से कालिदास और निराला की काव्य परंपरा की सारथी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकाल और उसके बाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रगतिशील चेतना का कवि उन सामयिक स्थितियों से कदापि अनभिज्ञ नहीं रह सकता है जो जनसामान्य को कष्ट प्रदान कर व्यतीत कर देती है। नागार्जुन एक ऐसे ही प्रगतिशील चेतना के कवि हैं जिन्होंने अनेक समसामयिक विषय पीड़ादायक स्थितियों का चित्रण किया है। अकाल तो अत्यधिक कष्टदायक होता है, जिनका प्रभाव मानव पर ही नहीं पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। अकाल और उसके बाद नामक प्रस्तुत कविता की रचना बंगाल के अकाल पर की गई है। इस कविता में तत्कालीन स्थिति का यथार्थ एवं संवेदनापूर्ण चित्रण किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है, डॉक्टर रणबीर भारती के निबंध संग्रहों के नाम उल्लेख कीजिए। आपको बता दिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रणबीर भारती के निबंध संग्रहों के नाम, पहला है कहनी अनकहनी, दूसरा है ठेले पर हिमालय, तीसरा है बसंती। क्वेश्चन नंबर 80 है, डॉक्टर रणबीर भारती के सभी काव्य संग्रहों के नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। 81 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रणबीर भारती के कहानी संग्रहों के नाम उल्लेख, चांद और टूटे हुए लोग, दूसरा है बंद गली का आखिरी मकान, तीसरा है मुर्दों का गाँव। क्वेश्चन नंबर 82 है, रणबीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? बुआई का गीत, कविता की मौत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, बुआई का गीत कविता का भावार्थ बताइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। बुआई का गीत कविता का भावार्थ बताइए। बुआई का गीत कविता में कवि का आशय है, हे बादल बरसा दो जिससे हमारी फसल अच्छी हो। फसल अच्छी होने पर ही हम अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारे जीवन का आधार ही खेती पर निर्भर है। हमारे तीज त्योहार आदि तभी अच्छे लगते हैं जब हमारी फसल सोने के समान लहराती है और रक्षाबंधन, तीज आदि त्योहार खुशी से भर जाते हैं। जब उनकी फसल लहराती है किसानों की, तो रक्षाबंधन आदि जो त्योहार होते हैं वो खुशी से भर जाते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान का जीवन कृषि पर निर्भर है और कृषि वर्षा पर। क्वेश्चन नंबर 84 है, कविता की मौत कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। कविता की मौत का भाव यह है कि कवि कहता है कि कविता अभी मरी नहीं है, अगर मर गई तो जीवन के सारे सौंदर्य मर जाएंगे, इसलिए कविता जिंदा है। उसमें कुछ बीमारियां आ गई हैं, अर्थात कुछ रुकावटें आ जाने से वो थम गई है, लेकिन कविता फिर उठेगी एक नई उमंग व उत्साह लेकर। क्वेश्चन नंबर 85 है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ? 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली पांडेपुर गांव में। फिर से देखेंगे, धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ? 9 नवंबर सन 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली पांडेपुर गांव में हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 है, धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना पर मिली? धूमिल को जो अकादमी पुरस्कार मिला वो 1979 ईस्वी को
कल सुनना मुझे इस संग्रह पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शोध को परिभाषित कीजिए। आचार्य विमल मोहन वर्मा के अनुसार शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उनकी तर्कसम्मत व्याख्या है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है, इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। इसे देखेंगे एक बार, शोध को परिभाषित कीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य विमल मोहन वर्मा के अनुसार शोध क्या है? शोध नए तत्वों की खोज ही नहीं, उनकी तर्कसम्मत व्याख्या है। और इसी को डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है शोध, इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अर्थात शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का जो है कंप्लीट हो गया है। तो प्रश्न, तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।